एक कच्चे बर्फीले रास्ते से एक गाड़ी गुजर रही है। गाड़ी में बैठा शख्स हाउ शहर से गांव की तरफ कई सालों बाद लौट रहा है, क्योंकि कल रात ही उसे गांव के मेयर ने खबर करके बताया कि उसके पिता का देहांत हो गया। हाउ मन पर बोझ लिए घर लौटने लगा। काश वो पिता से एक आखिरी बार मिल पाया होता। सर्दियों का मौसम, हर जगह बस बर्फ ही बर्फ। एक लंबे सफर के बाद वो घर पहुंचा। घर का दरवाजा खोल वो भीतर गया और अपनी माँ को आवाज़ देने लगा, लेकिन उसकी माँ घर में नहीं। तभी वहाँ गांव का मेयर आ गया। हाउ के आने की खबर मिली तो मिलने चला आया। उसने बताया कि पिता को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हाउ के पिताजी इसी गांव के एक स्कूल में मास्टर थे, जिन्हें गांव का हर शख्स जानता था और उनका सम्मान भी करता। गांव का बहुत पुराना कच्चा स्कूल था। हाउ के पिता चाहते थे कि कच्चे स्कूल को गिराकर एक पक्का और बड़ा स्कूल बनाया जाए, जिसके लिए वो कई शहरों में डोनेशन के लिए गए, पर सफलता नहीं मिली। और जब वो घर लौटे तो उनका देहांत हो गया। माँ के बारे में पूछने पर मेयर ने बताया कि वो अब भी उसी स्कूल में बैठी है जहाँ उसके पिता बच्चों को पढ़ाया करते थे। हाउ वहाँ से स्कूल की तरफ गया और अपनी माँ को उस सर्द में बैठा हुआ पाया। हाउ को देखते ही वो रो पड़ी। अपनी माँ को इस तरह से दुखी देख हाउ भी भावुक हो गया और माँ को लेकर घर गया। हाउ ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन वो जिद पर थी कि उसे अंतिम विदाई के लिए कुछ कपड़े तैयार करने हैं। इस बुढ़ापे में उसके हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहे। हाउ को समझ नहीं आता कि वो उसे काम करने से कैसे रोके। वो कपड़े बनाने लगी। ओल्ड ट्रेडिशन के हिसाब से अंतिम विदाई के लिए कुछ कपड़ों की ज़रूरत होती है। उसने कमरे में अपने माता पिता की पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें उसकी माँ सिर्फ 18 साल की है और पिता की उम्र 21 साल होगी। उसके पिता इस गांव से नहीं थे। उन्हें एक शिक्षक के तौर पर इस गांव में नियुक्त किया गया था। कहानी पास्ट में चली गई और दृश्य रंगीन हो गया। शहर से एक घोड़ा गाड़ी गांव की तरफ आ रही थी। इसमें और कोई नहीं, हाउ के पिता लुवो हैं। गांव के बूढ़े बच्चे सभी उसे देख बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके गांव को एक शिक्षक मिल गया। लेकिन जब उस भीड़ में खड़ी झाओ ने पहली बार लुवो को देखा तो उसकी नज़र लुवो के उस मासूम चेहरे पर जाकर रुक गई। एक झलक लुवो ने भी उसे देखा, लेकिन हर दूसरे व्यक्ति की तरह ही उसने इस लड़की को भी अनदेखा कर दिया। उस दिन झाओ पूरी मस्ती में झूमती गाती हुई घर की तरफ भागने लगी। उसके पिता बहुत पहले ही गुजर गए। घर पर एक बूढ़ी माँ, जो अब दोनों आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन सुबह से ही गांव में शोर शराबा सुन माँ को जानकारी हो गई कि गांव में कोई नया शिक्षक आया है। जवान भी है और विद्वान भी। झाओ ने बताया कि वो टीचर गांव में हर दिन एक अलग घर पर खाना खाएगा, क्योंकि यहाँ उसके रहने खाने का इंतज़ाम नहीं। माँ देख नहीं सकती, लेकिन उसे झाओ के बोलचाल से उसमें एक बदलाव सा दिखने लगा। ये बदलाव किसी भी तरह से साधारण नहीं मालूम पड़ता। गांव में कोई स्कूल नहीं था। कल से स्कूल बनाने के लिए मजदूर काम पर लगेंगे। ट्रेडिशन के हिसाब से स्कूल में लाल कपड़ा लगाया जाएगा और इस गांव में झाओ से अच्छा कपड़ा कोई और नहीं बना पाता। दूसरे दिन स्कूल बनाने का काम शुरू हो गया। स्कूल के पास एक पुराना कुआं था। झाओ वहाँ पानी लेने चली गई, जबकि उसके घर के पास ही कुआं था, सिर्फ इस बहाने से कि उसे बस उस शिक्षक की एक झलक भर मिल जाए। काफ़ी समय बिताकर वो कुएं से पानी निकालती और लुवो को देखती रहती, लेकिन लुवो को इसकी जरा भी जानकारी नहीं। गांव के सभी घरों से उन मजदूरों के लिए खाना आता। झाओ सुबह से ही खाना बनाने के काम में लग जाती और काफ़ी समय लेकर खाना बनाती। उसे उम्मीद थी कि उसका बनाया खाना खाकर लुवो काफ़ी खुश होगा। वो सभी खाने को एक टेबल पर रख देते। सभी महिलाएं उनके खाना खाने तक इंतज़ार करती, लेकिन झाओ को पता नहीं कि उसका दिया गया खाना लुवो ने ही खाया या किसी और ने। दूसरे दिन वो कपड़ा लेकर स्कूल की तरफ जाने लगी, ताकि वो लुवो से खुद मिलकर वो कपड़ा दे सके। लेकिन गांव के एक शख्स ने आकर पहले ही उससे वो कपड़ा ले लिया। हर बार लुवो के करीब जाने की उसकी कोशिश नाकाम हो जाती। हर दिन वो लुवो के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर ले जाती, लेकिन उसे लगता नहीं कि उस नए शिक्षक ने उसका बनाया खाना एक दिन भी खाया होगा। हम देखते हैं कुछ ही दिनों में स्कूल की छत पड़ गई। झाओ द्वारा दिया हुआ लाल कपड़ा भी हमें उस छत से बंधा हुआ दिखाई देता है। पहले ही दिन जब स्कूल शुरू हुआ और लुवो द्वारा बच्चों को पढ़ाने की आवाज़ जब झाओ के कानों तक गई, तो वो खुद को रोक नहीं पाई और सीधा भागती हुई स्कूल की तरफ आ पहुंची। उसके लिए लुवो की आवाज़ किसी संगीत से कम नहीं थी।
उस आवाज को सुन मानो जैसे उसका रोम रोम खिल उठा। जब तक स्कूल चलता वो वहीं दूर खड़ी उस आवाज को घंटों सुनती। झाओ तो एक अनपढ़ जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती, लेकिन प्रेम पर किसका जोर। प्रेम किसी की मंजूरी नहीं मांगता, जहाँ सारे शब्द भी निशब्द होते मालूम पड़ते हैं। झाओ को पता था कि लुओ स्कूल छूटने के बाद कुछ बच्चों को उनके घर छोड़ने जाता। झाओ उसी रास्ते पर दूर खड़ी उसके गुजरने का घंटों इंतजार करती। वो नहीं चाहती थी कि लुओ उसे देखे। उसका ये शर्मीला स्वभाव ही उसे दूसरों से अलग बनाता था। जब बच्चों के साथ लुओ उस कच्ची सड़क से गुजरता तो वो अपने साथ ठंडी हवाओं का एक झोंका बहाकर ले आता, जिसके बवंडर में वो उड़ती चली जाती। लुओ के चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा बनी रहती। बस यही मुस्कान अब झाओ को संभालने का मौका नहीं दे रही। बच्चों को छोड़कर वापस लौटने में उसे शाम हो जाती, लेकिन झाओ अब भी उसके इंतजार में उसी रास्ते पर बैठी है। उस इंतजार का हर एक पल सदियां गुजरने जैसा मालूम होता, जैसे किसी ने वक्त को थाम लिया हो। वापस आते वक्त झाओ उसे बस देखती रहती, जब तक कि उसकी मौजूदगी हवाओं में घुल नहीं जाती। लुओ को एहसास हुआ कि गांव की कोई लड़की उस पर नज़र बनाए हुए है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो झाओ को असहज महसूस नहीं करवाना चाहता था। अब ये क्रम हर रोज चलने लगा। इस नए नए प्रेम ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी भूख, उसकी प्यास, यहाँ तक कि अब ये जीवन भी उसका अपना ना रहा। उसने इसे भी लुओ के नाम कर दिया। बस मन के इस कोरे कागज पर लुओ के हस्ताक्षर मात्र की जरूरत थी। अगर कोई पूछे कि झाओ अपने प्रेम का प्रमाण दे, तो उसकी गवाही देने के लिए ये कच्ची सड़कें थी जो घंटों लुओ की राह तकती, ये पेड़ पौधे जो उसके आते ही झूमने गाने लगते। दूसरे दिन जब लुओ वहाँ से बच्चों के साथ गुजरा तो झाओ उसके एकदम पास से गुजरी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई, क्योंकि जब उसने लुओ को अपना सब कुछ मान ही लिया है तो अब किससे शर्माना और किससे छुपाना। लुओ ने भी उसे देख अपने सिर को हिलाकर अपने प्रेम का परिचय उसे दे दिया। झाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यही तो है प्रेम, जहाँ अस्तित्व का हर एक रंग जीवन में उतर आता है। बच्चों ने लुओ से बताया कि ये इसी गांव में रहने वाली लड़की झाओ है। दूसरे दिन जब स्कूल चल रहा था तो झाओ स्कूल के पास वाले कुएं पर पानी लेने चली गई, इस उम्मीद से कि लुओ बाहर जरूर आएगा। उसने कुएं से पानी भी भर लिया, लेकिन जब लुओ को अपनी तरफ आते देखा तो उसने सारा पानी फिर से कुएं में उड़ेल दिया ताकि उसे थोड़ा वक्त और मिल जाए। लेकिन तभी एक शख्स ने आकर लुओ की बाल्टी छीन ली कि एक शिक्षक को पानी भरना शोभा नहीं देता, और लुओ को कुएं पर नहीं आने दिया। इस बात से कहीं न कहीं झाओ के मन पर एक चोट सी लगी। जाते वक्त उसने लुओ से कहा कि कल आपकी हमारे घर पर दावत खाने की बारी है। जैसा कि हम जानते हैं वो हर दिन एक अलग घर पर खाना खाता है। सुबह होने के इंतजार में वो ठीक से सोई भी नहीं। अभी सूरज भी ठीक से नहीं उगा था और वो उठकर खाना बनाने में जुट गई। उसने कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, पर मन में एक डर अब भी बना हुआ था कि उसका बनाया हुआ खाना उसे पसंद आएगा भी या नहीं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर लुओ ने दस्तक दी। झाओ बस उसे देखते ही रह गई। दरवाजे की शाख को पकड़ वही बर्फ सी जम गई, मानो जैसे कोई पेंटिंग हो। उसकी माँ ने लुओ को बड़े ही आदर के साथ खाने पर बिठाया। झाओ ने उसे सब कुछ लाकर परोस दिया। खाना देखते ही लुओ टूट पड़ा। गांव के हर एक घर में खाना खा लिया, लेकिन ऐसा स्वाद उसे कहीं नहीं मिला। झाओ ने उससे सवाल किया कि क्या तुम्हें ये कटोरी याद है? इसी बर्तन में मैं स्कूल पर तुम्हारे लिए खाना लेकर जाया करती थी। यहाँ लुओ को कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसने झाओ का दिल रखने के लिए हाँ में जवाब दे दिया। वहाँ लुओ ने बताया कि उसे मशरूम डम्पलिंग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। झाओ ने उससे वादा किया कि कल वो उसे ज़रूर बनाकर खिलाएगी। हम देखते हैं सुबह सुबह ही वो डम्पलिंग बनाने के काम में जुट गई। माँ ने आवाज़ देकर उसे मना किया कि वो बस यहीं रुक जाए, क्योंकि वो और आगे गई तो वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा, क्योंकि वो शिक्षक शहर से आया हुआ है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी है, और झाओ गांव के एक गरीब घर की लड़की जिसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क मालूम पड़ता है। झाओ अपनी माँ द्वारा कही गई सारी बातों को समझकर भी अनदेखा करने लगी। वो पानी भरने वो कुएं पर गई। उसने स्कूल के पास एक शख्स को लुओ से बहस करते हुए देखा, लेकिन झाओ कुछ समझ नहीं पाई।
हम देखते हैं दोपहर डम्पलिंग बनाकर वो उसका इंतजार करने लगी, लेकिन आज सुबह से उसका मन नहीं लग रहा। शायद इसकी वजह उसकी माँ द्वारा कही गई बातें मालूम पड़ती है। वो तड़प, वो इंतजार अब कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी दरवाजे पर उसने लुओ को देखा तो वो मुस्कान और चमक फिर लौट आई, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आया। उसने झाओ को बाहर बुलाकर बताया कि कुछ जरूरी काम से उसे शहर जाना पड़ गया है, कुछ दिनों में ही काम खत्म कर वापस लौट आएगा। लेकिन झाओ कुछ समझ नहीं पा रही कि अचानक से ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी। सवाल तो कई थे, लेकिन वक्त की कमी ने उसे पूछने का मौका ही नहीं दिया। लुओ ने कहा कि शाम जाने से पहले वो एक बार जरूर आएगा उससे मिलने। जाते हुए उसने झाओ के बालों में लगाने वाली क्लिप निशानी के तौर पर दे दी। हम देखते हैं शाम झाओ तैयार होने लगी, क्योंकि लुओ किसी भी वक्त आता होगा। तभी उसने बाहर कुछ लोगों को बात करते सुना कि वो शिक्षक शहर चला गया। झाओ कुछ समझ नहीं पाई। उसने डम्पलिंग को एक कपड़े में बांधा और तेजी से शहर जाने वाली कच्ची सड़क की तरफ भागने लगी, इस उम्मीद से कि कहीं लुओ उसे रास्ते में मिल जाए। झाओ ने दूर उसे घोड़े गाड़ी पर जाते हुए देखा, लेकिन झाओ उस तक पहुंच पाती उससे पहले ही वो भागते हुए वहीं गिर गई और वो मिट्टी के कटोरी गिरकर टूट गई। सारे डम्पलिंग्स वहीं बिखर गए। झाओ वहीं बैठी आंसू बहाने लगी। कुछ देर रोती रही, फिर चुप हो गई। खुद ही प्रेम किया, प्रेम में आंसू भी बहाए और खुद ही को संभाल भी लिया। उसने सारे डम्पलिंग्स उसी कपड़े में फिर से समेट लिए, लेकिन उसके बालों में लगा हुआ क्लिप भागते वक्त कहीं खो गया। वो यहाँ वहाँ उसे ढूंढती रही, लेकिन क्लिप उसे कहीं नहीं मिला। हर रोज वो उसी रास्ते पर उसे ढूंढने निकलती और हर दिन निराश होकर घर पहुँचती। एक दिन उसे अपने घर के ही चौखट पर वो क्लिप गिरी हुई मिली, लेकिन अब ये क्लिप भी उसे सुकून महसूस नहीं करवा पाता, मानो जैसे लुओ उसकी रूह भी अपने साथ लेकर चला गया हो और इस बेजान शरीर को यहीं छोड़ गया। हम देखते हैं सर्दियों का मौसम आ गया। गांव एक बर्फ की मोटी चादर के नीचे खुद को ढकने लगा। एक दिन गांव से एक बूढ़ा शख्स गुजरा जो टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों की मरम्मत करके उन्हें ठीक कर दिया करता। झाओ की माँ ने उस टूटे हुए बर्तन को ठीक करवा दिया, सिर्फ झाओ के लिए, क्योंकि उस बर्तन से उसकी कई यादें जुड़ी थी। बर्तन जुड़ तो गया, लेकिन अब वो बर्तन पहले की तरह नहीं रहा। उसके जुड़े हुए हिस्से में कील लग गई, बिल्कुल झाओ के टूटे हुए मन की तरह, जिसका अब जुड़ पाना नामुमकिन सा मालूम पड़ता है। झाओ खुद को बहकाने के लिए दूसरे कामों में जुट जाती। कभी कभी उसे महसूस होता जैसे लुओ आकर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। वो पागलों की तरह भागती हुई उस जगह जाती, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। स्कूल की खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे तेज हवाओं के बहने से फट गए थे। झाओ ने उसमें लाकर नए पर्दे लगा दिए और स्कूल की साफ सफाई कर उसे फिर से नया बना दिया, और वो घंटों वहीं बैठी रहती। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का लुओ ने लौटने का वादा किया था। हम देखते हैं बर्फ सी ठंडी तेज हवाएं और हर तरफ बर्फ की एक मोटी चादर। इन सब के बीच झाओ शहर से वापस आने वाली सड़क के पास खड़ी लुओ का इंतजार करने लगी। शरीर इस तूफान के आगे टिक नहीं पा रहा, लेकिन अगर प्रेम एक कठिन चुनौती है तो उसने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। सुबह से दोपहर हो गई और फिर शाम, लेकिन लुओ की कोई खबर नहीं। वो थकी हारी घर आई और बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ ने देखा उसका शरीर आग सा तप रहा है। वो एकदम से घबरा गई। दूसरे दिन उसे होश आया तो उसने डम्पलिंग को एक कपड़े में बांधा और शहर की तरफ निकल पड़ी। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन वो रुकी नहीं। बाहर तेज बहती बर्फीली हवाओं ने उसे गांव से बाहर नहीं जाने दिया। गांव के कुछ लोगों ने उसे सड़क पर बेहोश पाया तो उसे घर उठा ले आए। झाओ की माँ ने कहा कि किसी तरह से उस शिक्षक को पत्र लिखकर झाओ की खबर दे दी जाए, क्योंकि अगर वो वापस नहीं लौटा तो उसकी हालत और बिगड़ती चली जाएगी। दूसरे दिन उसे होश आया तो माँ ने बताया कि लड़का वापस लौट आया और आकर कुछ देर झाओ की बगल में भी बैठा रहा, क्योंकि वो 2 दिनों तक बेहोश पड़ी थी। खबर मिलते ही वो उसे सिर्फ देखने चला आया। झाओ की आंखें भर गई और उसकी जुबान चुप हो गई, मानो जैसे आंखें जुबान बन गई हो। आंखें हाले दर्द बयान करने लगी। उसने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए उसकी आवाज़ सुनी और भागते हुए स्कूल की तरफ जाने लगी। बाहर गांव के और लोग भी इकट्ठा थे, क्योंकि अब इस प्रेम की खबर पूरे गांव को हो गई थी। उसकी आवाज़ सुनते ही लुओ बाहर आया। उसी शाम लुओ ने फिर गांव छोड़ दिया,
क्योंकि झाओ की खबर सुनते ही वो बिना परमिशन के शहर से गांव चला आया था। अथॉरिटी ने लुओ को 2 सालों तक शहर में ही रखा। वो उसी रास्ते पर खड़ी हर रोज लुओ की राह देखती। 2 सालों बाद लुओ लौटा। झाओ ने भी वही रेड जैकेट पहनी थी जो लुओ को सबसे ज़्यादा पसंद थी, और दोबारा लुओ शहर लौटकर कभी नहीं गया। कहानी प्रेजेंट में आ गई। हाओ गांव के मेयर के पास गया। उसकी माँ यानी झाओ की अंतिम इच्छा थी कि लुओ के शव को कंधों पर उठाकर धूमधाम से गांव ले आया जाए, उसी रास्ते से जो शहर से गांव की तरफ आता है। मेयर ने बताया कि बर्फीले रास्तों से शव को उठाकर ले आना काफ़ी मुश्किल भरा होगा। हाओ भी मजबूर, जो अपनी माँ की इच्छा को टाल नहीं सकता। मेयर ने शव यात्रा के लिए दूसरे गांव से भी कुछ पुरुषों को बुलाया। शव यात्रा शहर से गांव की तरफ निकल गई। शव को उसी कपड़े में लपेटा गया जिसे खुद झाओ ने लुओ के लिए बनाया था। इस यात्रा में हाओ के पिता के कई छात्र भी शामिल थे जिन्हें वो जानता भी नहीं। इतने लोगों के प्रेम और स्नेह से इस यात्रा को सफल बनाया जा सका। उसके पिता के शव को उस पुराने कुएं की बगल में ही दफनाया गया। झाओ की इच्छा के अनुसार उसके भी मरने के बाद उसे लुओ के बगल में ही दफन किया जाएगा। हाओ के पिता की इस गांव में एक स्कूल बनवाने की अंतिम इच्छा अधूरी ही रह गई। हाओ और उसकी माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी मेयर को दे दी ताकि स्कूल बनाने का काम शुरू किया जा सके। शहर से भी कुछ फंड उन्हें रिसीव हुआ। हाओ और उसकी माँ उस कच्चे स्कूल को देखने लगे। अब भी बिल्कुल वैसा ही। हाँ, दीवार में दरार जरूर पड़ चुकी थी, लेकिन अब भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा था। झाओ की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वक्त कितनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला, मानो जैसे कल की ही बात हो, जब वो लुओ को देखने के बहाने स्कूल के पास से गुजरा करती थी। रात हाओ ने माँ को अपने साथ शहर चलने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ अकेले ये बुढ़ापा एक बोझ बन जाएगा। लेकिन झाओ ने मना कर दिया, क्योंकि इस गांव से जुड़ी हुई यादें उसे इस गांव से बाहर नहीं जाने देंगी। दोनों बात करते वक्त भावुक हो गए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में कह पाना आसान नहीं होता। दूसरे दिन सुबह झाओ ने स्कूल से आती हुई आवाज़ को सुना। वो भागती हुई उस स्कूल की तरफ गई। स्कूल में हाओ बच्चों को पढ़ा रहा था ताकि एक आखिरी बार उसके पिता को एक आखिरी सम्मान दिया जा सके। वो आवाज़ बिल्कुल उसके पिता लुओ के जैसी थी, जिसे सुन झाओ की आंखों में एक नमी सी छा गई और वो उन्हीं पुरानी यादों में फिर से खो गई। कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।